कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि बीच के किनारे फुटबॉल खेल रहा था। अचानक से बीच पर उस बच्चे को पानी के किनारे पर एक हेलमेट मिलता है। उस हेलमेट पर कैमरा लगा हुआ था जिसको वो बाहर निकालता है और वीडियो को प्ले करता है। वो इस वीडियो में देखता है कि दो लोग थे जो कि पानी में सर्फिंग कर रहे थे, लेकिन जब एक आदमी अचानक से पानी में नीचे गया तभी उसके ऊपर एक शार्क ने हमला कर दिया। अब जब बच्चा इस वीडियो को देखता है तब वो हेलमेट को लेकर के किसी के पास भागता है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ दोस्तों हमें नैन्सी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। इस वक्त उसके साथ में एक चार्ली नाम करके इंसान था जो कि नैन्सी को कहीं छोड़ने के लिए लेके जा रहा था। कुछ समय के बाद दोस्तों हमें मालूम चलता है कि नैन्सी उसी बीच पर जाती है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। दरअसल नैन्सी यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि वो इस बीच पर थोड़ा वक्त बिताना चाहती है। एक बार के लिए सोचो, अगर आपकी यादें किसी जगह से जुड़ी हुई है तो आप भी उस जगह पर जाना जरूर चाहोगे। ठीक वैसा ही सीन नैन्सी के साथ में भी था। वो अपनी माँ के साथ अक्सर इस बीच पर आया करती थी वक्त बिताने के लिए, लेकिन माँ की मौत हो जाने के बाद नैन्सी इस जगह को छोड़ करके चली गई थी। वो काफी दिनों के बाद दोबारा इस शहर में लौट करके आई है, इसीलिए वो अपनी माँ को याद करने के लिए इस बीच पर आती है। यहाँ दोस्तों जो चार्ली था वो सिर्फ अपनी गाड़ी से नैन्सी को यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था क्योंकि इसके बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिले थे। चार्ली के चले जाने के बाद नैन्सी भी समुद्र में सर्फिंग करने के लिए पूरी तैयारी करने लगती है। वो स्विमिंग सूट को पहनने के बाद सर्फिंग बोट लेकर के समुद्र में चली जाती है। समुद्र में सर्फिंग करते हुए जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तब उसे दो इंसान दिखाई देते हैं। वैसे इनके बीच में बात भी होती है, ये लोग अपना हाल चाल भी बताते हैं। एक आदमी कहता है कि थोड़ा बच करके रहना क्योंकि इस समुद्र की लहर काफी ऊपर तक उठती है, उन लहरों से तुम बच नहीं पाओगी। जिस पर नैन्सी कहती है कि लहरों से खेलना मुझे अच्छे से आता है। इनमें से एक आदमी के पास हेलमेट था और उसके हेलमेट में कैमरा भी लगा हुआ था। वो कैमरे को एक्टिवेट करता है। इसके बाद तीनों लोग एक साथ समुद्र में सर्फिंग करने लगते हैं। थोड़ा सा मजे कर लेने के बाद नैन्सी बाहर आ जाती है। दरअसल वो अपनी बहन के पास कॉल करके उसे बताना चाहती थी कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वो अपनी बहन को भी यहाँ पर लाना चाहती थी, लेकिन एग्जाम की वजह से वो नहीं आ पाई। उसके डैड कहते हैं कि तुम चाहे जहाँ भी हो बस अपना ख्याल रखना और जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना। इसके बाद कॉल कट होता है और फिर एक बार फिर से नैन्सी सर्फिंग बोट को लेकर के समुद्र में चली जाती है। समुद्र में एंजॉय करते करते कब वक्त बीत गया उसे पता भी नहीं चलता है। शाम होने की वजह से वो जो दो इंसान थे दोनों समुद्र के बाहर जाने लगते हैं। हालांकि वो नैन्सी को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नैन्सी कहती है कि ठीक है मैं कुछ समय के बाद बाहर आ जाऊंगी। इसके बाद दोस्तों वो जो दोनों इंसान थे वो समुद्र के बाहर चले जाते हैं। इधर अचानक से नैन्सी को समुद्र के अंदर कुछ होने का एहसास होता है। बाद में उसे मालूम चलता है कि वो तो डॉल्फिन्स हैं। वो समुद्र की गहराइयों में जा रही थी। नैन्सी उन्हें देखती है, वो भी उनका पीछा करने लगती है। जब नैन्सी थोड़ा सा और आगे जाती है तब उसे एक बड़ा सा व्हेल दिखाई देता है जो कि मर चुका था। उसको देख करके नैन्सी को थोड़ा डर लगता है, इसलिए वो वापस लौटने लगती है। ठीक उसी वक्त अचानक से समुद्र की एक बड़ी सी लहर नैन्सी की तरफ आने लगती है। लहरों का सामना तो वो कर लेती, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब एक बड़ा सा शार्क उसके करीब आ जाता है और उसके बोट पर हमला कर देता है। हमला करने की वजह से नैन्सी नीचे चली जाती है और उसे बहुत ही बुरी तरह से चोट आ जाती है। जैसे तैसे करके वो दोबारा अपने बोट पर आ जाती है, लेकिन दोस्तों इस बार शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है। शार्क उसके पैरों को पकड़ करके नीचे खींच रही थी, पता नहीं कैसे, लेकिन नैन्सी खुद को छुड़ा लेती है और ऊपर आ जाती है। शार्क उसकी तरफ एक बार फिर से आ रहा था, इसलिए नैन्सी अपनी जान बचाने के खातिर उस मरी हुई व्हेल के बॉडी पर चली जाती है। नैन्सी थोड़ा सा राहत की सांस लेती है और देखती है कि वो दोनों इंसान अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकलने वाले हैं। उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नैन्सी जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन बीच का किनारा काफी दूर था इसलिए आवाज उन तक नहीं पहुँच पाती है। तभी नैन्सी को समुद्र में एक बोया दिखाई देता है जो उससे कुछ ही दूरी पर था। वैसे इस चीज का नाम बोया है ये तो मुझे पता है, लेकिन इसका काम क्या है ये मुझे नहीं पता है। वैसे फिलहाल नैन्सी उस बोया के पास जाना चाहती थी, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो जो शार्क था ना वो चारों तरफ घूम रहा था। वो नैन्सी को पानी में उतरने ही नहीं दे रहा था। यहाँ नैन्सी देखती है कि वो शार्क उसके ही करीब आ रहा है। इस शार्क को पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन किसी वजह से वो बौखलाया हुआ है। वो काफी स्पीड से नैन्सी की तरफ ही आ रहा था। वो जैसे ही व्हेल पर हमला करती है तो नैन्सी पानी में जंप कर देती है। शुक्र था कि सामने एक छोटा सा पत्थर था और वो पत्थर दिख भी रहा था। नैन्सी भागते हुए फटाफट उस पत्थर के ऊपर चली जाती है और वहाँ वो
चैन की सांस लेती है। वो बीच को छोड़ करके समुद्र के काफी अंदर आ गई थी। शार्क उसके चारों तरफ घूम रहा था, इसलिए वो किनारे पर भी नहीं जा सकती थी। जिस पत्थर पर वो बैठी हुई थी उस पर एक पंछी भी था। दरअसल इस पंछी के पंख में चोट आ गई थी, इसी वजह से वो उड़ नहीं पा रही थी, वो यहाँ बैठी हुई थी। जब शार्क ने नैन्सी के पैरों पर हमला किया था तो उसकी वजह से नैन्सी के पैर फट गए थे। उस जगह से लगातार खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए वो अपने गले में से एक नेकलेस निकालती है और उसी से वो अपने पैर में टाके लगा लेती है। इसके बाद वो अपने कपड़ों को उतार करके उस जगह पर बांध लेती है। इतना करने के बाद दोस्तों वो इसी पत्थर पर बैठ करके आराम करने लगती है। धीरे धीरे शाम होती है और फिर रात हो जाती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे दर्द बढ़ते जा रहा था। दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो ठीक से अपने पैरों को हिला भी नहीं पा रही थी। वो बांधे हुए कपड़े को निकाल करके फिर से पहन लेती है क्योंकि उसे रात के समय में काफी ठंड महसूस हो रहा था। उसी वक्त नैन्सी को पानी में उसका सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है। अगर ये सर्फिंग बोट उसे वापस मिल जाए तो बड़ी आसानी से वो पानी के बाहर जा सकती है। वो चारों तरफ देखती है लेकिन उसे शार्क कहीं नहीं दिखाई देता है। वो आराम से पानी में उतरती है और बोट की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो देखती है कि शार्क वहीं पर है जहाँ उसका बोट था। वो वापस से टर्न लेती है और भागते हुए फिर से पत्थर पर आ जाती है। इतना सब कुछ करने की वजह से उसके पैर में काफी दर्द होने लगा था। जब वो ध्यान से किनारे पर देखती है तब उसे एक इंसान दिखाई देता है। उस इंसान को देखने के बाद वो जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। दरअसल ये इंसान पी करके लुढ़का हुआ था। वो नैन्सी की आवाज सुन करके उठता है और उसकी तरफ देख करके मुस्कुराता है। नैन्सी उस आदमी को अपने फोन की तरफ इशारा करती है जो कि उसके बैग में पड़ा हुआ था। बैग की तरफ इशारा करने के बाद ये इंसान बैग के पास जाता है। नैन्सी खुश हो रही थी क्योंकि उसे लगा कि अब वो बच जाएगी, लेकिन दोस्तों पीने वाले आदमी का कोई भरोसा नहीं होता है। नैन्सी के फोन को निकाल करके वो अपने जेब में डाल देता है और बैग में जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे उसे भी वो लेता है और फिर यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी उस आदमी को पानी के अंदर सर्फिंग बोट दिखाई देता है। बोट को देखने के बाद उसे लेने के लिए वो पानी के अंदर चला जाता है। वो बोट को लेता है और लेने के बाद तैरते हुए किनारे पर आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से शार्क उस पर हमला करती है और आप यकीन नहीं करोगे वो शार्क इंसान के 2 टुकड़े कर देती है। अब दोस्तों हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि नैन्सी के पास अब सिर्फ 6 घंटे का वक्त बचा हुआ है, मतलब कि 6 घंटे बाद पानी ऊपर आएगा, जिसकी वजह से जिस पत्थर पर नैन्सी बैठी हुई है वो पत्थर पानी में डूब जाएगा। लेकिन जब सुबह में नैन्सी की आंख खुलती है तब उसे वही दोनों इंसान दिखाई देते हैं जो पिछले दिन सर्फिंग करने के लिए आए थे। आज वो फिर से पानी में स्विमिंग करने के लिए आ रहे थे। नैन्सी जोर से चिल्लाती है और उनकी तरफ देख करके कहती है कि बाहर चले जाओ, पानी में शार्क है, यहाँ पर मत आओ। लेकिन नैन्सी की बात वे लोग नहीं सुन पाते हैं। तभी अचानक से शार्क आती है और एक इंसान के ऊपर हमला करके उसे पानी के अंदर लेकर के चली जाती है। अब जो दूसरा वाला इंसान था वो बचा हुआ था और वो नैन्सी की तरफ भाग करके आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही अचानक से वो गायब हो जाता है क्योंकि शार्क ने उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसके सर्फिंग बोट के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी अचानक से वही इंसान नैन्सी के पीछे चिल्लाता है। नैन्सी फटाक से उसके हाथों को पकड़ती है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही वो शार्क उस आदमी को पानी के अंदर खींच करके लेके चली जाती है। पत्थर पर लेटे लेटे नैन्सी को पछतावा हो रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर वो यहाँ पर आई ही क्यों। उसे यकीन हो गया था कि आज उसकी किस्मत ही खराब है। पानी को ऊपर आने में अब सिर्फ 25 मिनट का वक्त बचा हुआ था। वो सामने वाले बड़े पत्थर पर भी नहीं जा सकती है क्योंकि जो शार्क था ना वो चारों तरफ राउंड लगा रहा था। जब वो उस पंछी से बात करके टाइम पास कर रही थी तभी उसे वो हेलमेट दिखाई देता है जिसमें कैमरा लगा हुआ था। नैन्सी ये काउंट कर रही थी कि आखिर वो शार्क एक राउंड को कितने सेकंड में पूरा कर रही है। जब उसे टाइमिंग का पता चला तब उसे लगा कि वो जा करके हेलमेट को ले सकती है। वो घड़ी में टाइमर सेट करती है और हेलमेट की तरफ जाती है। वो जैसे ही हेलमेट को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो जो पानी का बहाव था वो हेलमेट को दूर लेके चला जाता है। शार्क को दूर देख करके नैन्सी एक बार फिर से कोशिश करती है। वो पानी में जंप करती है और उस हेलमेट की तरफ आगे बढ़ती है। हेलमेट तो उसके हाथों में आ जाता है, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि वो जो शार्क है ना वो भी उसके बहुत करीब आ गया था। उस शार्क को करीब देख करके नैन्सी काफी डर जाती है। जैसे तैसे करके वो अपने पत्थर पर वापस आती है और उस कैमरे में जो वीडियो था उसे देखने लगती है। वीडियो को देखने के बाद उसे मालूम चलता है कि जो शार्क बौखलाई हुई है किसी ने उस पर नुकीली चीज से हमला किया है। इसी वजह से पानी में जो भी आ रहा है वो उसे मार रही है। अब दोस्तों पानी को ऊपर आने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त
वक्त बचा हुआ था। नैन्सी ने ये सोच लिया था कि जब पानी ऊपर आएगा तब शार्क उस पर हमला करेगा और वो उसे जान से मार देगा। तो पानी ऊपर आता उससे पहले ही नैन्सी अपनी खुद की एक वीडियो बना लेती है। उस वीडियो में वो बताती है कि किस तरीके से वो जख्मी हो गई है और उसे इस वक्त अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है। अब उसे एहसास हो रहा है कि परिवार से दूर जाना कैसा लग रहा है। आखिरी में वो ये भी कहती है कि जिस किसी को भी ये कैमरा मिले प्लीज वो जा करके हेल्प लेकर के आए, हो सकता है तब तक मैं जिंदा बची रहूं। इतना कहने के बाद वो फिर से कैमरे को हेलमेट में लगाती है और उसे किनारे साइड की तरफ फेंक देती है। इसके बाद वो टूटे हुए बोट पर पंछी को बैठा देती है और उसे पानी में छोड़ देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब पानी पत्थर के ऊपर आ चुका था। धीरे धीरे वो शार्क भी नैन्सी के बहुत करीब आ रही थी। पानी जैसे ही ऊपर आया तो नैन्सी पानी में जंप करती है और उस बोया की तरफ भागती है। इसके बारे में जैसे ही शार्क को भनक लगती है तो वो भी नैन्सी की तरफ भागता है। इस वक्त नैन्सी ढेर सारे जेलीफिश के बीच में चली गई थी। जब शार्क यहाँ पर आती है तब वो जेलीफिश की वजह से नैन्सी पर हमला नहीं कर पाती है। मौका मिलते ही नैन्सी फिर से बोया की तरफ भागती है। वो जैसे ही ऊपर जाती है तभी शार्क बोया पर हमला कर देता है। वो तो अच्छा था कि नैन्सी के हाथ में एक नुकीला सामान था जिससे वो शार्क पर हमला कर देती है, इसीलिए एक पल के लिए शार्क उसे छोड़ देता है। अब जख्मी होने की वजह से शार्क यहाँ से चला तो जाता है लेकिन नैन्सी को पता है कि वो फिर से आएगा। उसी वक्त नैन्सी को दूर एक बड़ी सी बोट दिखाई देती है। बोट को देखने के बाद नैन्सी उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगती है जिसके अंदर फ्लेयर गन रखा हुआ था। वो बॉक्स को खोलती है और फ्लेयर गन निकाल करके चला देती है, लेकिन शायद फ्लेयर गन में दम नहीं था। जितनी बार वो गन को चला रही थी उतनी बार फ्लेयर ऊपर जाने के बजाय नीचे आकर के गिर जा रहा था। बार बार ट्राई करने पर भी कुछ नहीं होता है और वो जो बोट था वो नैन्सी के सामने से गुजर जाता है। अब दोस्तों सीन वहीं पर शिफ्ट हो जाता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। जब हेलमेट बीच के किनारे आ जाता है तब वही लड़का उस हेलमेट को देखता है। जब वो वीडियो को अच्छे से देखता है तब उसे मालूम चलता है कि कोई लड़की है जो मुसीबत में है, इसीलिए वो हेलमेट को लेकर के किसी के पास भाग करके जाता है। इधर वो जो शार्क था वो दोबारा आता है और नैन्सी पर हमला करता है। जवाब में वो भी शार्क को फ्लेयर गन से शूट कर देती है। अब थोड़ी देर के लिए शार्क शांत तो हो जाता है लेकिन कुछ समय के बाद नैन्सी देखती है कि वो दोबारा उस पर हमला करने के लिए आ रहा है, जिसके बाद वो उसे फ्लेयर गन से शूट करती है। इस तरह से जब शार्क को आग लगती है तब वो तिलमिला जाता है। उसे गुस्सा आता है और वो बहुत ही बुरी तरह से बोया पर हमला करता है, जिसकी वजह से बोया पलट करके पानी में गिर जाता है। नैन्सी भी पानी में गिर जाती है और वो इस वक्त बोया के बीच में जाकर के खड़ी थी। शार्क उसे खाने के लिए लगातार उस पर हमला कर रहा था और उसे झपट रहा था। इस दौरान शार्क गलती से लोहे के रोड में फंस जाता है। नैन्सी को जैसे ही मौका मिलता है तो वो चैन को पकड़ करके काफी स्पीड से नीचे की तरफ आने लगती है। नैन्सी तो सामने से हट जाती है लेकिन वो शार्क बेचारा लोहे के रोड में फंस करके मारा जाता है। इधर दोस्तों हमें मालूम चलता है कि वो जो बच्चा था वो चार्ली को अपने साथ लेकर के आया था और जब चार्ली पानी के अंदर नैन्सी को देखता है तब वो उसे उठा करके बाहर लेकर के आता है। जैसे तैसे करके वो नैन्सी के शरीर से पानी को बाहर निकालता है और फिर नैन्सी को होश आ जाता है। नैन्सी को जब होश आया तब वो देखती है कि जिस पंछी को उसने बोट पर बैठाया था वो भी बिल्कुल सही सलामत है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरे 1 साल बाद नैन्सी को दिखाया जाता है जो उसी बीच पर ही थी। लेकिन दोस्तों इस बार वो यहाँ पर अकेले नहीं आई थी बल्कि वो अपने साथ अपनी बहन और अपने पिता को भी लेकर के आई थी। ये सभी लोग एक साथ समुद्र के अंदर जाते हैं सर्फिंग करने के लिए और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।